अम्बेडकर नामा की ओर से मैं शालिनी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ नई पुस्तक एक नई विवेचना के साथ। इस पुस्तक को मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, उसकी एक खास वजह है। यूं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन के पाठन के दौरान आप लोगों ने मुझे कई सारी पुस्तकों का सजेशन दिया था जिसे आप लोग सुनना चाहते हैं। वे सभी अपने आप में मील का पत्थर हैं जिसे एक एक करके ही हम लोग अम्बेडकर नामा पे पठन कर सकते हैं जिसका। लेकिन आज जो पुस्तक मैंने आप लोगों के लिए चुनी है उसकी एक खास वजह यह है कि आसपास की राजनीति और समाज में जो भी कुछ हो रहा है यह पुस्तक उसका बेहतरीन प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है आप लोगों के सामने। ये पुस्तक भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई ही है जिसका नाम है घुसपैठिए। इसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने आज जो भी कुछ समाज में घटित हो रहा है उसका अर्थपूर्ण विवेचन किया है। इसीलिए मैंने आपको ये पुस्तक आप लोगों के लिए सेलेक्ट की। अभी कल ही की घटना यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो ये घटना है दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की, जिसमें हिंदी विभाग की बैठक के दौरान जो मिनट्स नोट डाउन किए जाते हैं उसके ऊपर विभाग प्रभारी डॉक्टर रंजीत कौर जी ने अपनी ही विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम जी से जबरन हस्ताक्षर करने के लिए कहा और डॉक्टर नीलम ने मना कर दिया कि वे बिना पढ़े हुए किसी भी तरीके का हस्ताक्षर नहीं करेंगे मिनट्स पर। बस यही बात जातीय दंभ की महिला डॉक्टर रंजीत कौर जी को खल गई और उन्होंने चलती मीटिंग में सबके सामने नीलम जी को थप्पड़ जड़ दिया। सोचिए, जहां एसोसिएट प्रोफेसर के ऊंचे पद पर कार्यरत करते हुए भी एक महिला सुरक्षित नहीं, अध्यापिका या शिक्षिका सुरक्षित नहीं, वहां जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर दलित छात्रों और छात्राओं की क्या हालत होती होगी, उसी के ऊपर ये घुसपैठिए है जो आपको हाईलाइट करती है। तो इसको पढ़ने से पहले इसकी हम लेखकीय भूमिका पढ़ेंगे। सलाम के बाद यह दूसरा कहानी संग्रह है। सलाम को मैंने अभी नहीं लिया है क्योंकि सलाम में वैसी काफ़ी सारी घटनाओं का जिक्र है जो ऑलरेडी हम जिन्हें जूठन में छूते हैं। लेकिन ये घुसपैठिए जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर किस तरीके से होते हैं उन्हें हाईलाइट करती है, इंस्टीट्यूशन में किस तरह का जातिवाद होता है उसे हाईलाइट करती है। इसीलिए ये दूसरा कहानी संग्रह मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। अपनी कहानियों पर चर्चा करना, उनमें फिर से लौटना तकलीफ दे लगता है क्योंकि छपने के बाद अपनी कहानियों को फिर से पढ़ना कभी भी मुझे उत्साहवर्धक नहीं लगा। कभी कभी अपना ही लिखा हुआ अपना नहीं लगता। दोबारा से कहानियों की तरफ लौटना कितना तकलीफ दे होता है इस बात का जिक्र वह लेखकीय भूमिका जूठन भाग 1 में भी कर चुके हैं। जूठन भाग 2 में वो अपनी लेखिका भूमिका नहीं लिख सके थे जिसे डॉक्टर विमल थोराट ने लिखा था। इन कहानियों की अंतर्वस्तु मेरे अनुभव जगत की त्रासदियों और दुखों से उपजी सामाजिक संवेदनाएं हैं जिन्हें शब्द दर शब्द गहरे अवसादों के साथ यंत्रणा से गुजरते हुए लिखा है। कुछ संस्कारवान आलोचकों को ये सब अतिरेक पूर्ण और जातिवाद लगता है, विशेष रूप से उन्हें जो साहित्य में तथाकथित सार्वभौमिकता और शाश्वत सत्यों की बात करते हैं। साहित्य में किस तरह एक अनजान सत्ता स्थापित है इस चीज़ का जिक्र तो जूठन आत्मकथा खंड 1 में हमने खूब अच्छे से जायजा लिया है और खंड 2 में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खंड 1 में ही इस बात का जिक्र है, खंड 2 में भी वे इस बात का पूरा जिक्र करते हैं। कई लेखक मित्रों की मेरी कहानियों में दलित पात्रों की प्रमुखता भयभीत करती है तो कुछ को ये सब राजनीति प्रेरक भी लगता है। कई मित्र इसे काल्पनिक और अविश्वसनीय कहकर खारिज भी कर देने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने ये दुख भोगा नहीं वे कैसे जानेंगे कि ये विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है। कई विद्वानों आलोचकों ने मेरी कहानियों के भीतर सुख बुगाती पीड़ा और दुख भरे संसार को समझने की कोशिश भी की है। राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, कमल भारती, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर शंभू गुप्त,
डॉक्टर मूलचंद गौतम, भालचंद्र जोशी तथा अनेक लेखकों ने मेरी कहानियों की अंतः चेतना की पड़ताल कर सामाजिक सरोकार की पक्षधरता का सवाल उठाया है। मेरे लिए ये सब अनुभूति और अभिव्यक्ति की संवेदना का प्रश्न है, जो मेरे निजी जीवन तक ही सीमित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जूठन आत्मकथा लिखने के दौरान, उसका पठन पाठन करने के दौरान, कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जिस वेदना को उतारा है अपनी पुस्तक में, वे सिर्फ उन तक ही नहीं है, वे हम सब की है, पूरे समाज की ये वेदना है और ये पूरे समाज को जोड़ती है अपनी वेदना से। कई आलोचकों ने मेरी कहानियों के पात्रों द्वारा गाली दिए जाने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। कुछ हद तक वे इन गालियों को अश्लीलता के दायरे में देखते हैं। सच तो यह है कि मैंने जैसा जीवन देखा, भोगा, महसूस किया, वैसा ही लिखने की और दिखाने की कोशिश की। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया अश्लील है, तो इस अश्लीलता को मैं शब्दों में किस आवरण से छिपाने की कोशिश करता। अश्लील सवर्ण लोगों के लिए अश्लील हो सकती है, लेकिन जूठन आत्मकथा खंड 1 के पहले ही पैराग्राफ में मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को अश्लील लगती हैं, लेकिन गाहे बेगाहे वे इस अश्लीलता का भौंडा प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते। जीवन की नग्नता मात्र शब्दों से अभिव्यक्त नहीं होती है। स्थितियां और सामाजिक मान्यताएं भी अश्लील होती हैं, जिसका सीधा ताल्लुक संस्कारों और परिवेश से होता है। नग्नता केवल शरीर की नहीं होती है, यह विचारों की भी होती है, संस्कारों की भी होती है और परिवेश की भी होती है। संस्कार जिसने जातीय दंभ को पैदा किया, लोगों में जातीय दंभ भरा, और उसी जातीय दंभ के चलते उन्होंने दूसरे लोगों को अपने से नीच मानकर उनका शोषण किया, उनको ऐसे परिवेश की तरफ धकेला जो बेहद दयनीय और मार्मिक है। आरंभिक दौर में कविताओं से ही मेरी कहानियां जन्मी हैं। सबसे पहले ये कवि टर्न्ड लेखक हैं। इनकी पहली जो कविता संग्रह है वह है सदियों का संताप, जिसके बारे में हमने जूठन खंड 2 में सविस्तार पढ़ा था, जिसमें इनके प्रकाशन अनुभाग के प्रभारी JN सिंह रोकने की कोशिश करते हैं इस किताब को। 1 महीने तक उनके टेबल पर पड़ी रहती है, लेकिन फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनसे काफ़ी एग्रेसिव होकर मना करते हैं कि वे अपनी प्रति जो है इन्हें सिंह जी को नहीं देंगे। कविताएं पढ़ते हुए, लिखते हुए अचानक कहानियां लिखी गईं। यह आज भी जारी है। मेरी कहानियां जीवन के उन तमाम पहलुओं से जुड़ी हैं जो दलित जीवन के इर्द गिर्द फैला हुआ है। शव यात्रा कहानी इंडिया टुडे 22 जुलाई 1998 में छपी थी। इस कहानी को लेकर कई दलित आलोचकों, लेखकों के अंतर्विरोध जिस तरह खुलकर सामने आए, वह सब पीड़ादायक है। इसी तरह घुसपैठिए दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन कहानियां लिखते समय गहन यातना और शोभ से गुजरना पड़ता है। घुसपैठिए मेडिकल कॉलेजेस में दलित छात्र छात्राओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह उनके सामने ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं कि वे आत्महत्या का रुख अपना लेते हैं, किस तरह धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल मर्डर को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है और उस आत्महत्या के कारणों पर कोई चर्चा नहीं होती। दलित मानसिकता और सोच में जो गुणात्मक परिवर्तन विकसित हो रहे हैं, उनकी झलक कूड़ाघर और मुंबई कांड कहानियों में दिखाई देगी। मैं ब्राह्मण नहीं हूं कहानी राष्ट्रीय सहारा 10 दिसंबर 2000 में छपी थी। पाठकों ने इसकी फोटो प्रतियां करके अनेक लोगों तक पहुंचाई थी। मैं ब्राह्मण नहीं हूं एक अति रोचक कथा है। ये उन दलित लोगों को टारगेट करती है जो अपनी जाति सुधारने की बजाय उसे छुपाने में यकीन रखते हैं। और लेकिन इसके मुकाबले आज की पढ़ी लिखी युवा जो है पीढ़ी, वो इतनी कॉन्फिडेंट है अपने जातीय पहचान को लेकर कि वे खुलकर अपनी जातीय पहचान को सबको बताने को तैयार है। जिसमें आप ऊना की घटना में जिग्नेश मेवानी को देख सकते हैं, सहारनपुर की घटना में चंद्रशेखर को देख सकते हैं,
और सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाने वाले लक्ष्मण यादव जी को आप देख सकते हैं। ये सभी अपनी जातीय पहचान के साथ अपनी जगह बना रहे हैं समाज में और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, खुद उदाहरण बनकर। पाठकों ने मुझे विश्वास ही नहीं हौसला भी दिया है। निराशा के क्षणों में पाठकों ने संबल देकर उभारा है, साथ ही मेरी कमजोरियों की ओर इशारा भी किया है। हंस, राष्ट्रीय सहारा, वसुधा, कथाक्रम, वर्तमान साहित्य, इतवारी पत्रिका, अक्षरा, भारत अश्वघोष, जनसत्ता, पंजाब केसरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा मेरी ये कहानियां असंख्य पाठकों तक पहुंची। मीडिया का, खासकर प्रिंट मीडिया का आभार, जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन कहानियों से हम सभी को रूबरू कराया। लेकिन आज की मीडिया को आप देखें तो उन्हें बड़ी आसानी से हम गोदी मीडिया का नाम दे सकते हैं। कहीं कोई जिक्र नहीं दलित उत्पीड़न का, सब चुप मार के बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि नीलम जी ने भी जब कॉलेज प्रशासन तक इस मामले को पहुंचाया, तब वहां भी उनकी शिकायत दर्ज तक नहीं की गई। अब उन्होंने मन बना लिया है सीधा सीधा प्रशासन और रंजीत कौर जी से लोहा लेने का। हम सब इस लड़ाई में उनके साथ हैं। इस संग्रह की पांडुलिपि तैयार करने में श्री राजपाल सिंह ने जो तत्परता दिखाई और सहयोग दिया, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। देहरादून, 5 मार्च 2003, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये थी इनकी लेखकीय भूमिका इस पुस्तक की, और ये पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मोहनदास नैमिष जी को समर्पित की है। और इस पुस्तक के पीछे भी कुछ टिप्पणी सा लगता है, जिसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। इस पे कुछ मेंशन नहीं है कि ये किसने लिखा है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये शायद संपादकीय भूमिका है, जिसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। इन कहानियों की अंतर्वस्तु मेरे अनुभव जगत की त्रासदियों और दुखों से उपजी सामाजिक संवेदनाएं हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के इस संग्रह की तमाम कहानियां दलित संदर्भों से जुड़ी हुई हैं। यह दलित जीवन का यथार्थ है, जिसे कहानीकार ने इन कहानियों में निहायत ही संजीदगी से यथार्थ के प्रति वस्तुनिष्ठ रहते हुए कहानी के रचना विधान की संगति में दृष्टिकोण के समूचे खुलेपन के साथ चित्रित किया है। ये बेधक और मार्मिक कहानियां हैं, अर्थात बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के समाज की विभत्सनाओं को, समाज की में फैली बुराइयों को सामने लेकर आए हैं। व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश, कथा विन्यास के अनुरूप तर्क और विचार, अनुभव जन्य ये कहानियां दलितों के सुख दुख, उनकी मुखरता और संघर्ष की कहानियां हैं। जो भी हिंदी साहित्य के छात्र होंगे उनको पता होगा कि जब कथानक लिखने को आता है या किसी कथा का विवेचना आपको करनी होती है, तो एक क्रम में वो होता है। जैसे कपास व भाऊ हम कहते हैं। क से कथानक, पा से पात्र परिचय, स से संवाद, व से वातावरण, भा से भाषा शैली और उ से उद्देश्य। कपास व भाऊ, इसी क्रम में उसका विवेचन किया जाता है। क्रम को तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए ये रटाया जाता है हिंदी साहित्य में कि कपास व भाऊ को रट लीजिए और इसी के अनुसार आप क्रम में चलिए। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये दलित कहानियां उस क्रम को तोड़कर सीधा निकल जाती हैं। इनके संवाद अपने हैं, जिनमें गाली गलौच तक लिखी गई है और साहित्य के द्वारा तय किए गए सौंदर्य शास्त्र के मापदंडों को ये तोड़ती प्रतीत होती हैं। संस्कारों में बंधना इन्हें भी मंजूर नहीं है। इन कहानियों को वस्तुगत यथार्थ की संगति में जिस रचनात्मक कौशल के साथ इन कहानियों को ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बिंदु तक लाए हैं, वे उनके कहानीकार की ताकत का साक्ष्य है। इन कहानियों में दलित और स्त्री की पीड़ाएं मिलकर एक हो गई हैं। स्त्रियां बेशक आज कितना भी मनुवाद ढोएं, डॉक्टर रंजीत कौर जी द्वारा किया गया कृत्य मनुवादी सोच के तहत ही आता है। वे कितना भी अपने आप को मनुवाद की पोषक बना लें, लेकिन सवर्ण पुरुषों की नज़र में वे हमेशा एक दलित के मुकाबिल ही खड़ी हुई नजर आती हैं। इसीलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं
कि शूद्र पशु ढोल और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। नारी, ढोल, पशु और शूद्र में उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आता। वे सभी घोर प्रताड़ना के अधिकारी माने गए हैं। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि में विवश आंतरिक घृणा का यह विस्फोट सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ये कहानियां सिर्फ दलित लेखन के दायरे की ही कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें लेखक की रचना सामर्थ्य और सोच के जो पहलू उभरे हैं वह उन्हें हिंदी की यथार्थवादी कहानी की परंपरा का कहानीकार सिद्ध करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी के शिल्प, अंतर्वस्तु, सौंदर्य तथा पाठक पर उनके समग्र प्रभाव का ध्यान रखने वाले रचनाकार हैं। इनके कहानियों का, दलित कहानियों का एक अपना सौंदर्य शास्त्र होता है जो किसी भी तरीके से सवर्ण संस्कारों के तहत नहीं लिया जा सकता। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे और कल घुसपैठिए कथा से इसकी नई पुस्तक की शुरुआत करेंगे। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।